नमस्कार दोस्तों, चस्का-ए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। शहर को कैसे देखा जाए, कैसे जाना जाए, समझा जाए, ये मैं सीखना चाहती हूँ। और इस सीखने की शुरुआत कैसे हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक उपाय निकाला है कि मेरी पसंदीदा जगहों को देखते हुए मैं उस जगह को सीखना शुरू कर सकती हूँ। मैंने सोचा ये शुरुआत क्यों ना दिल्ली से ही की जाए। दिल्ली एक अजीबो-गरीब शहर है, बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ है यहाँ पर, बहुत तरीके की नौकरियाँ हैं और उन नौकरियों को करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। राजधानी है, तो एक अलग किस्म की मसरूफ़ियत भी यहाँ पर है। बहुत ऐतिहासिक पुरानी जगह है, पुरानी इमारतें हैं, बहुत सारे बाज़ार हैं, बहुत बड़े-बड़े बाज़ार हैं और लोग दूर-दूर से यहाँ पर उन बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए भी आते हैं और इस बहाने दिल्ली देख लेते हैं। मैंने सोचा है कि मैं पानी से संबंधित जो भी जगहें हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, उनसे शुरुआत करती हूँ और देखते शायद मैं दिल्ली को इस तरीके से भी समझ पाऊँ। इस सिलसिले में मैं आज आ गई हूँ उग्रसेन की बावड़ी, जो कि दिल्ली के बिल्कुल दिल में है। आश्चर्य की बात ये है कि इतने सालों से दिल्ली में रहते हुए भी मैंने इसको नहीं देखा है। तो दोस्तों, मैं और आप हम साथ में इन बावड़ियों को देखते भी जाते हैं और इनका जो पुरानापन है, इनकी ऐतिहासिकता है, उसको भी समझते जाते हैं और साथ ही साथ दिल्ली को भी देखते समझते जाते हैं। यह सोपान युक्त कुआं अथवा बावली एक भूमिगत इमारत है जिसका निर्माण मुख्यतः मौसम के परिवर्तन के कारण जल की आपूर्ति में आई अनियमितता को नियंत्रण करने हेतु जल के संग्रहण के लिए किया गया था। इस बावली का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा उग्रसेन द्वारा किया गया। इस इमारत की मुख्य विशेषता उत्तर में स्थित गहरे कुएं की ओर लगी कतारबद्ध सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर मोटी दीवार की मेहराब युक्त गलियारों की श्रृंखला है। यह बावड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा में 50 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थर से निर्मित यह दिल्ली में बेहतरीन बावड़ियों में से एक है। इसकी स्थापत्य शैली तत्कालीन तुगलक तथा लोधी काल 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी से मेल खाती है। दिल्ली के लोगों की ये फेवरेट जगह लगती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है ये और देशी और विदेशी लोग भी खूब सारे आए हुए हैं। हाल ही में मैंने ओरछा की छारद्वारी बावड़ी देखी थी और उसका वीडियो भी मौजूद है, आप लिंक को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत शानदार थी और एक तरीके से मुझे बावड़ियों को देखने का एक जो मन है, एक जो चस्का लगा है, वो भी छारद्वारी बावड़ी को देख करके ही लगा है। तो उग्रसेन की बावड़ी शानदार रही। हालांकि यहाँ पर चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा स्मेल है और ओरछा और खजुराहो जाने के बाद उस स्मेल को भी मैं पहचानने लग गई हूँ। पानी उतना साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार, घूमने लायक, देखने लायक एक जगह है। लेकिन बावड़ियों का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं यहाँ से एक और बहुत ही दिलचस्प जगह पर, जिसको भी मैं आज पहली बार देखूँगी। दिल्ली की सड़कों की स्ट्रीट आर्ट को भी थोड़ा सा देखते हुए, उसको भी एंजॉय करते हुए चलते हैं। दिल्ली काफ़ी दिलचस्प जगह इसलिए भी है कि आपको कहीं भी कुछ भी दिखाई दे सकता है। ये दिल्ली का हार्ट है और यहाँ पर उग्रसेन की बावड़ी की तरफ ले जाने वाली जो पतली सी ये गली है, उसके दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि कपड़े टंगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि ये धोबियों की भी पसंदीदा जगह है और ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने कपड़े सुखाते हैं। हेली रोड पर ये बावड़ी है और देखिए यहाँ से वापस बाहर निकलते ही हम मेन रोड में आ गए और फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा बिज़ी जगह पर ये बावड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं पहुँच गई हूँ ठीक सामने फिरोजशाह कोटला फोर्ट के और मुझे पता चला है कि इसके अंदर भी एक बावड़ी है। तो चलिए पहले फोर्ट में घूमते हैं और देखते हैं कि बावड़ी कैसी है यहाँ की।
Kotla Firoz Shah. This fortress, also known as Kushk-e-Firuz, was the citadel of Firoz Shah Tughlaq, 1351 to 80. He built it along the banks of Yamuna in Firozabad, the fifth city of Delhi. कोटला का मतलब किले या फोर्ट से है और जिस किले के ये खंडहर है उसे फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। महल के खंडहर, ruins ऑफ पैलेस। किले की दीवार 15 मीटर ऊंची है और बाहर की ओर से थोड़ी सी ढालू है। ऊंची मुंडेर या कंगुरे अब लुप्त हो चुके हैं, किंतु तीर चलाने के लिए बने छिद्रों को आज भी देखा जा सकता है। अंदरूनी इमारतें इस हद तक खंडहर बन चुकी हैं कि उनकी अलग अलग पहचान करना लगभग असंभव है। फिरोज शाह के समकालीन इतिहासकारों ने किले में मौजूद कई भवनों का उल्लेख किया है। किले में एक मृण्मय दरबार महल था जो सुल्तान का दरबार था, जिसमें कुलीन वर्ग, अधिकारीगण और प्रतिष्ठित विद्वान शिरकत किया करते थे। काष्ठ दीर्घा छज्जा महल सुल्तान के अधिकारियों के लिए था और केंद्रीय अहाता या सार्वजनिक न्यायालय महल वह स्थान था जहां सुल्तान आम जनता के लिए दरबार लगाया करते थे। अन्य निजी क्षेत्रों जो सुल्तान और उनके परिवार के निवास स्थल थे का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि ये ज़रूर मौजूद रहे होंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ के भवनों को महीन चूना पत्थर से पलस्तर कर उन पर नक्काशी की गई होगी और इन्हें रंग बिरंगे रंगों से चित्रित किया गया होगा। ये खंडहर ही बचे हुए हैं, लेकिन खंडहरों को देखने का भी एक अपना मज़ा है। वो काफ़ी कुछ बताते हैं पुराने बीते हुए ज़माने के बारे में, और इनको देख करके हम एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं पुराने समय में इनकी क्या ग्लोरी रही होगी इस बात का। दोस्तों, फ़िरोज़ शाह कोटला एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ऐतिहासिक है, बल्कि इसलिए कि फ़िरोज़ शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली में, उसमें मैच होते रहे हैं और हम सब क्रिकेट के फ़ैन तो हैं ही। बस ये नहीं पता था कि फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम के बगल में फ़िरोज़ शाह फोर्ट भी है, जहाँ पर कि बावड़ी भी है। तो फोर्ट तो रूइंस में है, लेकिन बावड़ी को इसके अंदर ढूंढने का काम अभी मेरा चल रहा है। देखते हैं कि ये बावड़ी है कहाँ पर। पिरामिडीय इमारत। इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को स्थापित करने के लिए करवाया था। मूल रूप से इस स्तंभ की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अंबाला के निकट टोपरा में की गई थी, जिस पर अशोक के धम्म संबंधित राजाज्ञाएं अंकित हैं।
पत्थर के इस स्तंभ की ऊंचाई 13 मीटर है, जिसका व्यास ऊपरी भाग में 65 सेंटीमीटर और निचले भाग में 97 सेंटीमीटर है। फिरोज शाह कोटला के आदेश पर इसे काफ़ी प्रयासों के बाद दिल्ली लाकर यहाँ पुनः स्थापित किया गया था। इसको पुनः स्थापित करते समय इसके शीर्ष भाग को रंगीन पत्थरों और सुनहरे गोलक एवं अर्धचंद्र से आच्छादित किया गया था। आज यह इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जिसमें मूल रूप से एक रेलिंग और अष्टभुजाकार गुंबदाकार छतरियाँ और प्रत्येक कोने में पत्थर का एक सिंह निर्मित था। ये अशोक स्तंभ यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है, जिसको अम्बाला से ला करके यहाँ लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी है मुझे अभी तक इस जगह की। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम कोटला परिसर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जो खंडहर हैं वो और से और शानदार होते चले जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण सामने सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियों से शुरू होती हुई मस्जिद और उससे लगा हुआ परिसर भी है, जिसे आप ध्यान से देखिए, ये कितना ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। दूसरी बहुत ही दिलचस्प बात ये पता चली कि तैमूर ने इस मस्जिद को देख करके यहाँ के जो कारीगर थे उनको लेकर के वो गया समरकंद, और वहाँ ऐसी ही मस्जिद उसने बनवाई थी। तो ये एक दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। और पहली ये थी कि इस सामने वाली जो इमारत है इसके टॉप में अशोक स्तंभ है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कमेंट्री की आवाज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं। ये मस्जिद का मुख्य द्वार है। यहाँ पर अंदर एक नज़र डालते हुए अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। ये भी सामने देखिए कितने शानदार र्यून्स हैं ये किसी इमारत के, वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेडियम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बावड़ी कहाँ पर है। और उससे पहले जो र्यून्स ऊपर से देखे थे उनको नीचे से भी देखते हुए चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं उस इमारत तक पहुंच गई हूं जो कि बावड़ी है, क्योंकि एक ही इमारत यहां पर बची है, तो ये ज़रूर ही बावड़ी होगी। लेकिन इससे पहले मुझे सामने वाले पार्क में बहुत ही सारे कबूतर बैठे हुए दिख रहे हैं, तो उनको भी देखते हैं और चलते हैं इस बावड़ी को पास से देखने के लिए। किले के लिए बावली या कुआं एक आवश्यक जल स्रोत था। आम सीढ़ीदार कुओं से भिन्न इसमें जल स्तर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं थीं। ऊपर से खुले इस वृत्ताकार कुएं में बाल्टी से पानी निकालने के लिए पुली लगी थी। इस कुएं के चारों ओर 2 मंजिला मकान के प्रमाण उपलब्ध हैं। पाइपों और नलियों की एक जटिल प्रणाली द्वारा छत तक पानी ले जाया जाता था और वहां से वह बाहर जाता था, जहां इसका इस्तेमाल बगीचों में पानी देने के लिए किया जाता रहा होगा। छत मूल रूप से छतरियों से ढकी थी और उनके चारों ओर रेलिंग लगी थी, जो संभवतः मनोरंजन स्थल रहा होगा। दोस्तों, ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है कि इस बावड़ी को बंद किया हुआ है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है इसमें जिससे हम इसके अंदर जा सकें। तो 2 गेट्स हैं जिनको पार्शली खोला हुआ है, लेकिन इस लोहे की जो बाउंड्री है इसके बाहर से ही हम एक झलक जो है वो बावड़ी की वो ले सकते हैं। पर इस बावड़ी के अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं और उन्होंने सारे के सारे जो रास्ते हैं अंदर जाने के वो बंद किए हुए हैं, सब में ताले लगे हुए हैं। बावड़ी के सामने लगा हुआ बोर्ड बता रहा था कि यहाँ पर 2 मंजिला मकान के प्रमाण उपलब्ध हैं, तो मुझे लगता है ये उसी 2 मंजिले मकान के खंडहर होंगे।
ऊपर से इस बावड़ी को देखने के लिए कोई भी सीढ़ियाँ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये बावड़ी से इतना दूर है कि मुझे नहीं लगता कि इन सीढ़ियों के ऊपर जाकर के बावड़ी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ये उतना सेफ भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ है बहुत समय से, तो मैं ऊपर नहीं जाती हूँ और वापस चलती हूँ नीचे। इसी के साथ यहाँ से निकलने का समय आ गया है और इस जगह को मैं यहाँ के बड़े पेड़ों और बहुत सारे कबूतरों और गिलहरी की वजह से भी हमेशा याद रखना चाहूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको चस्काए ज़िंदगी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। अलविदा दोस्तों, नमस्कार। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्काए ज़िंदगी।